बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, आज के दिन हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आप देखिए कि इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस बिटवीन बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेट्स आई एंड एफ, यानी कि दो स्टेट्स हैं। एक इनिशियल स्टेट के लिए आई रख दिया, एफ का मतलब है कि फाइनल रख दिया है। द क्वांटिटी ऑफ heat in the some value to any path between I and F. The quantity is equal to the changes value of the function that is called the internal energy. यानी कि किस फंक्शन पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। लिहाजा यहाँ पर दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सब इस चीज़ को समझें थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए। पहली तो बात यह है कि इक्विलिब्रियम स्टेट थर्मोडायनामिकली क्या है। इक्विलिब्रियम जिस तरह हम जनरल लाइफ में कह देते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। या उसके लिए दूसरी बात भी हम कह देते हैं कि भी नो नेट टार्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एन अदर जनरल लाइफ में जिसको इक्विलिब्रियम की बात। यहाँ पर थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये बनता है कि नो एट हीट इज आइदर लिविंग और एग्जॉस्टिंग बाय सिस्टम। यानी कि ये है कि ये दो अलग-अलग स्टेट हैं। एक स्टेट आई है, यहाँ पर ये स्टेट वो है कि जहाँ पर भी कोई हीट जो है, नेट हीट जो है वो ना फ्लो हो रही है ना सिस्टम से आउट आ रही है। दूसरी एफ स्टेट है यानी कि फाइनल स्टेट, वहाँ पर भी नो कोई भी हीट जो है, हीट की क्वांटिटी ना तो जा रही है ना सिस्टम से बाहर आ रही है, ना नाइदर इज सिस्टम रिलीजिंग और नाइदर इज अब्जॉर्बिंग। दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा। फिर इन चीज़ को समझने से पहले पहले दो चीज़ें और हैं। एक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? देखिए, हमने जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को और डिफ़ाइन किया, वहाँ पर एक चीज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन करते हुए हमने टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, दैट इज़ द मेजर ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी माय डियर, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जहाँ पर एक ट्रांसलेशनल एनर्जी है, वहाँ पर दो और किस्म की भी काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं। एक को हम कह सकते हैं अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो रोटेट भी कर सकते हैं, जिस तरह मदानी घूमती है इस तरह मूव कर सकते हैं, वो भी एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तीसरी, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कभी उनका फासला कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी चीज़ जो है एक किस्म की काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब इसका मतलब ये है कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल है तो उनके दरमियान थ्री टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इससे दो चैप्टर पहले हमने वैसे डिस्कस किया था। देखिए, जो टेम्परेचर है उसका सिर्फ जो जिस चीज़ पर वो बेस करता है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर है। वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज जो हैं वो टेम्परेचर मेजर करने में काम नहीं आते, उनका उस टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि ये तीनों किस्म की एनर्जीज उसमें आ जाती हैं। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी में वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी, तमाम के सम का नाम है इंटरनल एनर्जी। जबकि टेम्परेचर जो है दैट इज़ द ओनली मेजर्ड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर आगे एक चीज़ और, जहाँ पर आपने देखा मैकेनिकल सिस्टम को या मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जिसको हम स्पेस कोऑर्डिनेट आमतौर पर कह देते हैं कि एक्स वाई जेड जो थे वो डिफाइन किए थे, उसके साथ हम किसी चीज़ की पोजीशन को एक्सप्लेन करते थे। तो इसी तरह थर्मोडायनामिक्स में किसी चीज़ के बारे एक्सप्लेन करना है तो सिस्टम की कंडीशंस को हमने एक्सप्लेन करना है, तो उसकी स्टेट के बारे हमने बताना है, तो हमें कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनको एज ए कोऑर्डिनेट तस्वर किया जाता है कि अभी इनिशियल स्टेज में आपको सिर्फ ये
तीन जो हैं जिनसे आपको वास्ता पड़ेगा, एक है प्रेशर, एक है दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर। यहाँ पर हमने एक स्पेस डिफाइन की विच अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो वॉल्यूम है, और जो वर्टिकल यानी कि कोऑर्डिनेट है उसमें हमने प्रेशर को लिया है। इसमें दो स्टेज हमने डिफाइन कर ली, एक आई है और एक एफ स्टेज है। ये देखिए दो है। वो ये कहते हैं कि आई इक्विलिब्रियम स्टेट है एक, दूसरी एफ इक्विलिब्रियम स्टेट है। इन दोनों के दरमियान अगर हम किसी सिस्टम को ले जाते हैं, मूव करते हैं, तो मूव करवाना, जबकि हमारे पास स्पेस हमने डिफाइन की हुई है प्रेशर और वॉल्यूम और प्रेशर के साथ। ये वॉल्यूम को है कोऑर्डिनेट है और ये प्रेशर कोऑर्डिनेट है, इनके साथ एक्सप्लेन की। तो इसका मतलब यह है कि दोनों में चेंज आएगी, या प्रेशर में चेंज करेंगे या वॉल्यूम में चेंज करेंगे, तभी हम ये आई से एफ की तरफ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका इन्हिसार इस पर नहीं है कि हम आई से एफ तक कैसे जा रहे हैं। जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, अगर आपको देखा होगा तब वो पुराना याद हो, तो हमने कहा था कि कंजर्वेटिव फील्ड ये होता है कि वहाँ पर कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है वो एक जैसा ही है। यहाँ पर भी बेसिकली अगर थोड़ा सा गौर करें कि ये देखिए, ये वॉल्यूम और प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन या ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट गिव्स in the form of the work, PV is equal to the work done by any system or on any system। सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो तब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम में जो आपस में प्रोडक्ट है किसी पॉइंट पर भी वो उस पर ही डिपेंड करेगा। अब वो कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम इस पॉइंट को आई से किसी सिस्टम को एफ तक लेके जाना है। ये देखिए तीन पाथ उसने कहा कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आई से एफ तक हम यहाँ सीधे यूँ चले जाएं, या यहाँ से होते होते यहाँ से लेकर इस तरफ को जाएं, या इस तरफ से यूँ गए जाएं और यहाँ पर जाएं। तीनों कंडीशंस में आप थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है कि अगर हम ये पाथ जिसको नंबर 1 है इसकी बात करते हैं कि पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक जाते हुए वॉल्यूम में चेंज आती है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। और फिर जब हम ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रेशर में चेंज आ रही है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। ये देखिए ये एक पाथ है। दूसरा पाथ नंबर 2 है, आप देखते हैं कि यहाँ से दोनों में वेरिएशन आ रही है। यहाँ से ये आई से बी तक दोनों में चेंज है, और फिर बी से और ये एफ पॉइंट तक जाते जाते सिर्फ वॉल्यूम में चेंज है, जबकि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन अगर पाथ नंबर 3 पे आते हैं तो देखिए यहाँ से आप देखते हैं दोनों चीज़ें ही वॉल्यूम और प्रेशर दोनों यहाँ तक कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। इस पॉइंट पर आ गए सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ तक सिर्फ प्रेशर में चेंज है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो ये 3 पाथ हैं जिससे हम एक सिस्टम को, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफ़ाइन किया था, उसमें हम उसको मूव करवाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन तमाम का पर जो है वो नेट इफ़ेक्ट हम कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गए, इस पर इन्हिसार नहीं है कि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको अगर हम चेंज करते हैं, किस तरह चेंज करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो उसको हम हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आएगी, या उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। वर्क भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, एनर्जी है वर्क जो होता है, तो वो भी या तो प्रेशर को कंप्रेस करते हैं, किसी सिस्टम को, गैस को फर्ज करें, तो तब भी उसके ऊपर हमने काम किया। तो आपको पता है कंप्रेस करने से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता, पूरी इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है। तो वो जो वर्क और हीट दोनों का जो सम बनता है, वो कहते हैं कि ये उस पर इन्हिसार बनता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी पहले इनिशियल स्टेज कौन सी है, फाइनल स्टेज कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक कैसे गए, इसमें कोई डिपेंडेंसी उसकी नहीं है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन में मज़ीद हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि सपोज ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज फ्राम द इनिशियल जो स्टेट आई है टू द फाइनल स्टेज एफ। द सिस्टम, वो कहता है कि गोज फ्राम इन टू एफ एडिंग ए वराइटी ऑफ डिफरेंट पाथ्स, जो है वो किसी मुख्तलिफ तरीके एज शोन इन द फिगर की बात हो, सिंपल सी बात है। इन गोइंग लाइन 1, वो कहते हैं कि आई से जे तक जो लाइन जाते हैं, लाइक क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब एक जनरल लफ्ज़ उसने यूज़ कर दिया कि रिलीव होना
यानी कि सिस्टम से रिलीज होना या सिस्टम के एंटर होने, दोनों को एक्सचेंज का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करते हैं। एंड डब्ल्यू इज़ द वर्क जो सिस्टम के ऊपर हमने किया, ये उन पर मतलब यह है कि डिपेंड करता है, नेट दोनों की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, कहाँ ये वर्क कैसे हमने किया या हीट को कैसे वहाँ उस सिस्टम के साथ हुआ, इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि चेंज जो मल्टीप्लिकेशन होगी किसी पॉइंट पर वॉल्यूम की और प्रेशर की, वो आपको हमेशा वर्क ही की शक्ल में आएगी। वी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जो हीट और वर्क, हीट भी आप दे सकते हैं उसको सिस्टम को और वर्क भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि हीट देंगे तब भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में है उसमें चेंज आएगी, और वर्क करते हैं जिस तरह अभी मैंने पहले कहा है कि उसको कंप्रेस कर दें सिस्टम को, या सिस्टम को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो इससे भी आप एक वर्क कभी सिस्टम करता है कभी सिस्टम पर किया जाता है काम। तो ये दोनों के जो सम है इस पर इन्हिसार है, ना कि ये दोनों काम कैसे हुए उस पर है। कहना था वी फाइंड द एवरी in every case the quantity q plus v has the same values, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब टोटल करोगे q और हीट को वो सेम ही रहेगा। कैसे गए, यहाँ से लेके यहाँ तक गए या यहाँ से लेके यहाँ तक गए या ऐसे गए, इस पर इन्हिसार नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर है। ये जितना इनका फासला आपस में बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, तो ये पॉइंट्स जो हैं उन पर होगा, किस पाथ से वहाँ तक गए हैं उस पर इन्हिसार नहीं है। वो कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये डिपेंडिंग ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स जो हैं आई और जे पर वो डिपेंड करता है। अब उसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ से ये अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की आई पर ई ये एक है और दूसरी ये है, अब दोनों का जो डिफरेंस है वो डी डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी है, दैट इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि काम और जो उसको हीट सप्लाई दी गई या हीट एक्सचेंज हुई उस पर है। अब वो कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात उसने कहा था, कहता है कि ए फैक्टर ऑफ द थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स हुज फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू इज़ इक्वल टू, तो वो फिर वही बात है कि जो फाइनल और उन दोनों का फ़र्क पैदा कर लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर है फाइनल स्टेज पर, जो इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेज पर है, दोनों का फ़र्क पैदा करोगे तो वो उसी के बराबर आएगा जो उसके ऊपर हमने काम और हीट एक्सचेंज की बात हुई है। तो यही बात उसने यहाँ पर लिखी है कि ये देखें, ये नीचे उसने लिख दिया कि डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेज माइनस इंटरनल एनर्जी एट द इनिशियल स्टेज। ये बेसिकली अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो माय डियर इन सारी चीज़ें जो ये दैट इज़ वेरी क्लोज या सिंपली इट इज़ एन अदर डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, इनिशियल जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर आ जाती है। ये चीज़ उसने फाइनल लिख दी गई है। कहता फिर आप देखिए कि वो कहता है कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जो आई पर थे और जो एफ़ पर है उस पर डिपेंड करता है। और उसमें अब यहाँ पर जो वर्क करते हैं या हीट देते हैं सिस्टम को, तो उसकी कुछ कन्वेंशंस लोगों ने बनाई हुई हैं। वो कहते हैं कि व्हेन द हीट इज़ सप्लाइड टू द सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी। लिहाजा वहाँ पर हम Q को पॉजिटिव रखेंगे। अगर हम हीट देते हैं सिस्टम को, वहाँ पर Q पॉजिटिव होता है क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। और जब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तो वो भी आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, सो इट इज़ आल्सो टेकन एज पॉजिटिव। W पॉजिटिव, ज़ीरो से बड़े होने का मतलब ही है, ज़ीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इन दिस केस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिटन एज, वही बात कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन। अब दूसरी तरफ आ जाएगा, वह कहता है कि व्हेन हीट इज़ रिजेक्टेड, जब सिस्टम से हीट निकल रही है या हीट इज़ एग्जॉस्टेड बाय द सिस्टम, यस हीट इज़ रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, तो फिर देन इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी। आपको पता है कि जब किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में हम वहाँ से हीट ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। वो वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज मालिक्यूल्स की पहले से कम हो जाएंगी, तो लिहाजा इस सर्कल में वो कहता है कि क्यू इज टेकन इज लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब यह है कि क्यू को नेगेटिव ले रहे हैं। और इसी तरह व्हेन वर्क इट इज़ डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम काम करेगा, आपको पता है कि जब गैस को एक्सपेंड करते हैं, फिस्ट किसी सिलेंडर के ऊपर पिस्टन आप लगा देते हैं, इसको गैस के प्रेशर से जब ऊपर मूव करता है तो इसका वहाँ से के नतीजे में भी कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, और फिर वहाँ पर भी वो जो है आप देखते हैं कि सिस्टम से हीट जो है वो सिस्टम काम कर रहा होता है, उस शक्ल में डब्ल्यू को हम नेगेटिव रखते हैं। तो फिर वो कहता है कि उस शक्ल में अगर हीट वहाँ पर नहीं है, हम डब्ल्यू सिस्टम काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा टोटल हीट ऑफ द सिस्टम माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हीट ऑफ द सिस्टम प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। वो कहते हैं ये सूरत हाल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि ये एक किस्म की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही की दूसरी शक्ल है। अब वो कहता है इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का क्या मतलब है, आप देखिए ज़रा थोड़ा सा। लिमिटेशन का मतलब है कि किन किन सूरतों में ये चीज़ वैलिड है, किन किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तो मतलब ये हुआ कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम किसी सिस्टम को एनर्जी दे देते हैं तो वो फाइनल स्टेज पे चला जाता है, किसी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। लेकिन उलट भी उसका होना चाहिए कि अगर हम फाइनल से इनिशियल स्टेज में लेके आए तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड मस्ट बी एग्जॉस्टेड, हमें वो सिस्टम को रिलीज़ करनी चाहिए। लेकिन ये लिमिटेशंस में यही चीज़ को थोड़ा सा बता रहा है। वो कहता है सो फॉर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इज जनरल रिजल्ट ऑफ थ्रू अप्लाई टू एवरी वो प्रोसेस ऑफ द नेचर विच प्रोसीड्स बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। It tells us the energy must be conserved in every process। वो जो बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी जो है उसको कंजर्व रहना चाहिए। बट इट डज नॉट टेल्स अस वेदर एनी प्रोसेस दैट कंजर्व्स एनर्जी कैन एग्जैक्टली अकर। वो कहता है कि ये नहीं हमें बताता कि अगर हम वो ये कंजर्वेशन वाली बात जो है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वो एक सिस्टम आपको वहाँ तक चला जाता है, लेकिन क्या रिवर्स लाएं, क्या उसके इनिशियल स्टेज पर भी हम दोबारा उसको ला सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल से देखना चाहें तो भाई आपके पास जो हॉलिडे रेजोनिक क्रेन क्या जो पेज नंबर 547 से ऑनवर्ड थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब इंशाअल्लाह इसके बाद ये इसकी 3-4 प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन कंटेक्ट मी ऑनलाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे माय डियर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।